मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो इसी कोटेशन के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने जो अभी 6 मार्च को यूजीसी नेट का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था वो लेके आया हूं। ये पेपर मेरे पास था नहीं तो काफ़ी टाइम लग गया इसको बनाने में, तो मैंने किसी से मांगा ये पेपर तो मुझे मिला है। तो इस पेपर को आज हम देखेंगे और अच्छी तरीके से डिटेल से डिस्कशन करेंगे और इस पेपर को एनालिसिस करके मैं आपके सामने रखूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। तो इसके अंदर पहला ही क्वेश्चन है, अधिकार वह है जिसकी हम दूसरों से तथा दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं, किसने कहा था। तो एक कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि किसने कहा है ये। तो ये कोटेशन हॉब हाउस ने कहा था कि जो अधिकार वह है जिसकी हम दूसरों से तथा दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं। तो ये अधिकार के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए थे हॉब हाउस। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज रिटन द प्रेफरेंस ऑफ रिचर्ड ऑफ द अर्थ। तो ये रिचर्ड ऑफ द अर्थ जो थी फ्रांस फैनन की पुस्तक है, लेकिन इसकी भूमिका किसने लिखी है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन को ढंग से पढ़े। कई बार इसके अंदर ही हमें फंसाने के लिए पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो रिचर्ड ऑफ द अर्थ की भूमिका किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी जीन पॉल सार्त्रे ने। जीन पॉल सार्त्रे जी ने इसकी जो भूमिका है वो लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्याय सामाजिक संस्थानों का प्रथम सद्गुण है, यह कथन किसका है। तो आप जानते हैं न्याय के साथ अगर हम देखा जाए तो ये सामाजिक संस्थानों का प्रथम सद्गुण है। तो ये बात कही थी जॉन रॉल्स जी ने। जॉन रॉल्स जी इसके साथ जुड़े हैं, न्याय प्राथमिक संस्थानों का सद्गुण है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी जो फेमस पुस्तक है इसमें इन्होंने ये बात कही थी। फोर्थ क्वेश्चन जो किस प्रकार है, राजनीतिक रक्तपात रहित युद्ध है और युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति है। तो ये बहुत फेमस कोटेशन है जो कि माओ ने दी थी, माओ से तुंग ने। पॉलिटिक्स ए वार विदाउट ब्लडशेड एंड वार इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड। तो ये बहुत फेमस कोटेशन है। कल इन्होंने कल्चर रेवोल्यूशन में जो इन्होंने जो काम किया था इसके ऊपर उन्होंने बात कही थी। तो ये माओ से तुंग इसके साथ जुड़े हुए थे। तो इसका पहला ऑप्शन सही था, माओ से तुंग। सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, कौटिल्य किस विद्यालय में शिक्षण कार्य करते थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जनरल टाइप का क्वेश्चन था कि कौटिल्य किस विद्यालय में अपना जो इनका शिक्षण था ये करते थे। तो जो इसका सही आंसर था, तक्षशिला के अंदर उन्होंने अपना जो शिक्षण था वो किया था और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए थे। फतवा ए जहादरी निम्न में से किसकी पुस्तक है। तो जो फतवा ए जहादरी पुस्तक थी वो जुड़े हुए थे। फतवा ए जहादरी विषय वस्तु क्या थी, माफ कीजिएगा तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। फतवा ए जहादरी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जो फतवा ए जहादरी थी वो पुस्तक जो मुस्लिम शासकों के लिए ये एक नसीहत के तौर पर थी, एडवाइस थी मुस्लिम शासकों के लिए। तो नसीहत फॉर मुस्लिम किंग। तो इसका जो पहला ऑप्शन सही था, फतवा जहादरी मुस्लिम शासकों के लिए एक नसीहत के तौर पर थी। बेगमपुर ईश्वर का साम्राज्य की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित। आप जानते हैं बेगमपुर को बात करी थी कबीर ने, कबीरदास जी ने इसके ऊपर काम किया है और इनका जो बीजक है वो बहुत फेमस, इनका जो ग्रंथावली है बीजक काफ़ी फेमस है। और जो बेगमपुर ऐसे गांव की उन्होंने कल्पना की थी जहाँ पे बेगम, यानी आप खुद ही देखें, जहाँ पे कोई गम ना हो, ऐसे गांव की बात करी थी, ऐसे पुर की बात करी थी उन्होंने जहाँ पे किसी प्रकार का कोई गम ना हो। तो जो इसका सही आंसर था वो कबीर इसका सही आंसर था। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य महिला समाज की जो स्थापना करी थी वो पंडिता रमाबाई जी ने करी थी। बहुत फेमस था ये भी क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर था, पंडिता रमाबाई जी ने आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी और इन्होंने भारत के अंदर बहुत ज़्यादा कार्य किया है महिलाओं की शिक्षा के लिए। हाई कास्ट हिंदू वुमेन इनकी पुस्तक याद रखें, कई एग्जाम में पूछी गई है। और इनका एक लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये इनको संस्कृत का स्कॉलर होने के कारण ही इनको एक पदवी दी गई थी, उसको आप याद रखें। आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्या इनको पदवी दी गई थी तो आप ये बताएं कमेंट के अंदर। तो इसका जो सही आंसर था, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की, तो ये पंडिता रमाबाई जी ने करी थी। निम्नलिखित में से किसने कहा इंग्लैंड केवल चुनावों के दौरान लोकतांत्रिक होता है। तो ये भी बहुत फेमस कोटेशन थी रूसो की। रूसो ने बात करी है कि जो इंग्लैंड है वो चुनावों के टाइम ही लोकतांत्रिक होता है। 10वां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, हु इज द ऑथर ऑफ ऑथेंटेरियन पर्सनैलिटी। ऑथेंटेरियन पर्सनैलिटी के साथ कौन जुड़े हुए हैं। तो ये थेओडोर एडर्नो, यानी जो इसका सेकंड ऑप्शन था थेओडोर एडर्नो, सेकंड इसका ऑप्शन सही था। ऑथेंटेरियन पर्सनैलिटी पुस्तक के साथ जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए थे। तो 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यह मत किसने दिया कि एक आदर्श संविधान राजनीतिक अभिजात्य को उत्तम नैतिक स्वरूप में संजोकर रखता है और स्थायी राजनीतिक उत्कृष्टता प्रदान करता है। तो ये बात करी थी अरस्तु ने ये बात करी कि जो एक आदर्श संविधान होता है वो राजनीतिक अभिजात्य यानी जो इलीट क्लास होते हैं उनको नैतिक रूप से संजोकर रखता है।
एक बार अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, थोड़ा मुश्किल पढ़ने में आता है, लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ें तो जो आदर्श संविधान होता है, यानी एक जो आइडियल स्टेट, आइडियल जो संविधान होता है, वो जो अभिजात यानी इलीट क्लास को एक नैतिकता के रूप में संजो के रखता है। इसके अंदर ये बात उन्होंने कहने का प्रयास किया है, तो इसका पहला ऑप्शन सही था। त्रिसंकेंद्रीय वल्ल्यो केंद्र, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड पूछा गया है, तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लें। त्रिसंकेंद्रीय वल्ल्यो केंद्र अर्धपरिधि एवं परिधि से युक्त वैश्विक आर्थिक प्रणाली किसने प्रतिपादित करी है? तो ये प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वो इमैनुअल वलस्टाइन ने ये करी है, जिसके अंदर इन्होंने बात की थी थ्री सेंट्रिक कोर, सेमी पेरिफेरल और पेरिफेरल। इंग्लिश में देख सकते हैं आप, या आप इंग्लिश में देखेंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे इसको। तो कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी की बात करी है इमैनुअल वलस्टाइन ने। विश्व व्यवस्था सिद्धांत के साथ भी ये जुड़े हुए हैं, तो इसको याद रखें, कई बार रिपीटेड एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर सेकंड सही था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट से प्रांतों में द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया गया? तो द्वैत प्रणाली को जो समाप्त कर दिया गया था, किस व्यवस्था के तहत इसको समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 1935 अधिनियम जो हुआ था, इसके तहत ही डीआरसी सिस्टम था, उसको समाप्त करके कर दिया गया था। तो इसका 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 का सही आंसर था। 14वां क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, कई बार हमने पढ़ने में दिक्कत हो जाती है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो जो इसके अंदर सही नहीं है, भारत सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य एक तो काम करता ही है उच्चतम न्यायालय, दो अथवा अधिक राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा भी करता है उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इनसे संबंधित है, जिसके अंदर वो विभिन्न रेट जारी करता है। इसके अंदर परमादेश हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, उत्प्रेक्षण हो गया, तो ये सारे रेट वो भी जारी करता है। तो एक ही बच गया, तो यही होगा इसका आंसर जो नहीं है। उच्चतम न्यायालय को सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों पर व्यापक मौलिक अधिकारिता पर्याप्त है, तो ये बात नहीं है, तो यही इसका सही ऑप्शन था। इसके अंदर पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ही सही था। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आल्सो ए वाइड ओरिजिनल जुडिशिएशन ओवर ऑल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। तो आप देख सकते हैं कितना डिफिकल्ट करके पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये इसका जो फोर्थ ऑप्शन सही था। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था पर अशोक मेहता की अनुशंसाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अशोक राय मेहता जी ने जो अपनी बात कही थी, इसमें से कौन सा सही है मैं बताना था। तो जो इसके अंदर सही था वो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। सेकंड था पंचायतों को पंचायतों के विकास के पृथक निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए, तो ये इसका सही ऑप्शन था। तो न्याय पंचायतों को पंचायतों के विकास से पृथक निकाय के रूप में रखना जाना चाहिए, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। 16वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन एवं उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान प्रावधान है? तो एक बार मैं और देख सकता हूँ इसको, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन एवं उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता का प्रावधान है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो जो इसका जो सही आंसर है वो 74 है। 74वां क्वेश्चन के अंदर 74वां जो आर्टिकल है, 74वें आर्टिकल के अंदर कहा गया कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उसी की सलाह के ऊपर राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो जिसका सही आंसर था अनुच्छेद 74, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही था। अनुच्छेद 74 के अंदर ये बात की गई है। 17वां क्वेश्चन है, भारत के संवैधानिक भवन को सीमलेस वेब, आप जानते हैं सीमलेस वेब की अवधारणा ग्रेविन ऑस्टिन ने दी थी, और इन्होंने भारतीय संविधान के ऊपर बहुत काम किया है। इनकी जो पुस्तकें हैं वो भी आप एग्जाम के अंदर देख के जाए, जिसमें कॉर्नस्टोन ऑफ ए नेशन ऐसा करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और भारतीय संविधान से बहुत इन्होंने कार्य किया है इनको। तो इसको आप याद रखें, इनको भारत में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था इसी संदर्भ के लिए, तो ये भी चीज़ आप याद रखें, जनरल नॉलेज थी ये। तो सीमलेस वेब की जो अवधारणा जुड़ी हुई है, सीमलेस वेब की अवधारणा जुड़ी है ग्रेविन ऑस्टिन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट से संबंधित है? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी के साथ जो संबंधित था वो चिपको आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट जी के साथ जुड़ा हुआ था। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय के वादों की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीम पर आधारित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित है? तो जो उच्चतम न्यायालय में जो अब आप देखते हैं लाइव होने लग गया, तो काफ़ी चीज़ें आने लग गई हैं कि कैसे उसकी प्रोसीडिंग होती है, तो हम इसको लाइव भी देख सकते हैं। तो इसके साथ कौन सा वाद विवाद जुड़ा हुआ था, इस क्वेश्चन के माध्यम से नाम था, तो ये इंदिरा जयसिंह का जो मामला था ये इसके साथ जुड़ा हुआ था। इंदिरा जयसिंह का जो उच्चतम न्यायालय के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग के आधार के से संबंधित केस था। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र से प्रथम राजनीतिक
प्रथम राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली, तो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से कौन सा एक दल था जिसे प्रथम रूप से राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल की मान्यता मिली है? तो ये बहुत न्यूज़ में भी रहा था उस टाइम। तो जो ये था नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, तो इनको ये मिला था और ये काफ़ी न्यूज़ का विषय भी रहा था उस टाइम भी। तो अभी भी शायद मेरे ख्याल से ये अभी राष्ट्रीय दल है ही है ये, तो देख लें आप इसको एक बार अच्छे तरीके से। और इनकी शायद अभी नागालैंड के अंदर शायद इनकी सरकार भी चल रही है, पीएस सांगमा करके इनके जो मुख्यमंत्री हैं, तो एक बार आप चेक कर लें इसको। एनपीपी इसका सही आंसर है। 21वां क्वेश्चन है, संगठनों के अध्ययन में व्यवहारिक दृष्टिकोण से आश्चर्य है। तो संगठन के अंदर जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किससे संबंधित है? तो ये जुड़ा होता है जो संगठन के अंदर व्यवहार, जो बिहेवियर होता है किसी का, तो उससे उसके अध्ययन से संबंधित होता है। तो संग्रहात्मक व्यवहार के अध्ययन में व्यवहारवादी विज्ञान का उपयोग इससे संबंधित है। 22वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, प्रतिस्पर्धात्मक लोक प्रशासन में फ्रेडरिक्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति पर ध्यान दिया गया? तो ये दिया गया था भावमूलक से मानकीय की ओर स्थानांतरण, तो शिफ्ट फ्रॉम आइडियोग्राफिक फॉर नॉर्मेटिव, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। भावनात्मक रूप से फिर मानवीय रूप से इसके ऊपर आगे बढ़ना, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। 23वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो टेलर की जो मानसिक क्रांति की अवधारणा वो संबंधित थी हार्मनी एंड कोऑपरेशन से। हार्मनी, समरसता और सहयोग के साथ, ये हार्मनी और कॉर्पोरेशन के साथ ये जुड़े हुए थे मानसिक क्रांति टेलर की। और इन्होंने बहुत काम किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो आप इनको देख के जाएं अगर एग्जाम में जा रहे हैं तो आप। तो टेलर जुड़े हुए थे समरसता एवं सहयोग के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी एक नौकरशाही मॉडल की कमी है? तो जो नौकरशाही मॉडल की कमी है इसके अध्ययन से हमें बताना था। तो जो नौकरशाही मॉडल की कमी बताई गई है, निर्देशात्मक कार्रवाई के रूप में मानकीय कारकों का अभाव, तो लैक ऑफ नॉर्मेटिव फैक्टर गाइडिंग एक्शन, तो जो इसका थर्ड ऑप्शन है, दिशा निर्देशक कार्रवाई के रूप में मानकीय कारकों का अभाव जो होता है, यही नौकरशाही मॉडल के अंदर एक कमी के तौर पे माना जाता है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन? तो जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो जस्टिस वी बालकृष्ण इराडी थे। बालकृष्ण इराडी, आप इसको याद रखें, काफ़ी ज़्यादा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था उस समय का, तो इसलिए इसको पूछा गया था। तो इसका जो पहला ऑप्शन सही था। और अभी यूजीसी नेट का सेकंड शिफ्ट का अभी जून का भी हुआ है, मैं उसको भी लाने का प्रयास करूंगा अगले जब इसका आंसर की आएगी तो मैं उसका आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए देख लेते हैं। और 26वां क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कैसे हुआ? तो नीति आयोग का गठन जो हुआ था एक मंत्रिमंडलीय संकल्प के रूप में हुआ था और इसने योजना आयोग की जगह ली थी। और नीति आयोग से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम में, तो आप देख के जाएँ इसका कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन होता है और इसका सीईओ कौन होता है वर्तमान में से, और इसकी गठन कब हुआ, इसका कार्रवाई क्या है और ये कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, ये सब चीज़ें आप नीति आयोग के बारे में देख के जाएं, क्योंकि जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी नीति आयोग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप देख के जाएं एग्जाम के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो इट वाज फॉर्म बाय रेजोल्यूशन ऑफ ए यूनियन कैबिनेट, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और ये इसने योजना आयोग की जगह ली थी। 27वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की उल्लेखनीय विशेषता नहीं थी? तो इसकी जो उल्लेखनीय विशेषता नहीं थी वो बताना था इसमें। तो मैं आपको सीधा बताता हूँ, इसके अंदर जो उल्लेखनीय विशेषता नहीं थी वो गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी में निःशुल्क जांच की हकदारी होना, ये नहीं थी। बाकी जो सारी है ये गवर्नमेंट अपनी जो योजना है उसको बताने का प्रयास कर रही है। इसमें जो विशेषता नहीं थी गर्भवती महिलाओं की आंगनवाड़ी में निःशुल्क जांच की हकदार होना, ये नहीं थी। बाकी जो गर्भवती महिलाओं को भोजन का हक देना, राशन कार्ड के संबंध में और 6,000 रुपये देना, ये सारी चीज़ें इससे संदर्भ में थी सही। 28वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, संविधान का दर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुप्राणित एवं निर्मित है? तो द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड एंड शेप थ्रू द, तो किसके द्वारा है? तो ये जुड़ा हुआ है संविधान सभा में जो 22 जनवरी 1947 को जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसके संदर्भ से ये जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि जो भारत के संविधान की जो संकल्पना है, जो दर्शन है, तो वो किसके साथ द्वारा इसको लाया गया था? तो ये जुड़ा हुआ था संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 के प्रस्ताव के द्वारा। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था फर्स्ट इसके अंदर, जिसके अंदर पूछा गया था कि भारत के संविधान के अंदर कौन कौन से जो प्रावधान थे वो
26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन जो 1949 को ही 26 नवंबर 1949 को ही कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे। इसके अंदर इलेक्शन कमीशन हो गया और 2-3 प्रावधान और थे जो कि लागू कर दिए गए थे, तो वो क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो उसको भी आप देख लें अच्छी तरीके से। 29वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, वर्तमान स्थिति में संघ, राज्य एवं समवर्ती तीनों सूचियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो जो इसमें से असत्य है वो हमें बताना था। तो जो इसके अंदर असत्य है, वर्तमान में जो पूछा गया है, ये वर्तमान स्थिति में जो ये है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट के अंदर 100 विषय हैं वर्तमान के अंदर, तो यही गलत है इसका। बाकी राज्य सूची के अंदर 51 विषय हैं, समवर्ती में 52 है। और जो अभी जो पहले था जब लागू हुआ था, तो उसके अंदर जो राज्य सूची के अंदर विषय थे वो 66 विषय थे, और जब ये उस समय लागू हुआ था तो 97 विषय यूनियन स्टेट के अंदर थे, लेकिन अभी 100 विषय हो रखे हैं। तो ये चीज़ आप याद करके जाएं एग्जाम के अंदर, अभी भी देख लें क्योंकि ये चेंज होते रहता है। तो अभी जो वर्तमान में वो 100 है यूनियन लिस्ट के अंदर। 30वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, व्यक्तिगत प्रबंधन के माध्यम से कार्यकारिणी नियंत्रण करने की नकारात्मक विधियां जिनका भारत में कम प्रयोग किया जाता है। तो ये जो इसका सिंपल सा था, नगद जुर्माने का अधिरोपण। तो नगद जुर्माने का अधिरोपण, इम्पोजिशन ऑफ कैश फाइन्स, ये इसका सही आंसर था। हेनरी फ्योल का प्रशासन का सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित किस पर अनुप्रयोज्य होता है? तो जो इन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का जो दिया था इन्होंने मॉडल, इन्होंने बताया था कि जो टॉप मैनेजमेंट लेवल से जो शुरू होता है, इन्होंने टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर कार्य किया था। तो इसका सही आंसर था शीर्ष प्रबंधन स्तर के ऊपर उन्होंने कार्य किया था। 32वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि समस्या समाधान सिद्धांत विश्व को उस रूप में मानता है जैसा कि वह प्रचलित सामाजिक एवं शक्ति संबंध और संस्थाओं के साथ उसमें पाता है, जिसमें वह कार्रवाई के लिए दी गई रूपरेखा के रूप में संगठित किए जाते हैं? तो एक बार और मैं पढ़ देता हूं इसको। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि समस्या समाधान सिद्धांत विश्व को उस रूप में मानता है, समस्या समाधान सिद्धांत विश्व को उस रूप में मानता है जैसा कि वह प्रचलित सामाजिक एवं शक्ति संबंध और संस्थाओं के साथ उसमें पाता है? तो ये कार्रवाई किस रूप में संगठित की जाती है? तो ये बात जो कही थी वो करी है रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स ने। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सिर्फ याद कर सकते हैं या हंस के इसको आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा इस पर लोड लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था ये। तो सिक्योरिटी डिलेमा किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो सिक्योरिटी डिलेमा जो जुड़ा हुआ था जॉन हर्ज के साथ जुड़ा हुआ है। सुरक्षा दुविधा जुड़ी हुई है जॉन हर्ज के साथ। 34वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि राज्य सुरक्षा के बजाय शक्ति को अधिकतम पाने का प्रयास करते हैं? तो राज्य सुरक्षा के बजाय शक्ति को अधिकतम पाने का प्रयास करते हैं, ये किसने बात करी है? तो ये जो बात करी थी जॉन मर्शाइमर ने शक्ति को मैक्सिमाइज करने की बात करी है। तो इसका जो सही आंसर था 4th ऑप्शन जॉन मर्शाइमर इसका सही आंसर था। 35वां क्वेश्चन है, आप इस वाक्यांश के साथ किस लेखक को समृद्ध करेंगे? अराजकता वह है जिसे राज्य उत्पन्न करते हैं। तो अराजकता वह है जिसे राज्य उत्पन्न करते हैं, ये किसने कहा था? अलेक्जेंडर वेड्स ने। फर्स्ट ऑप्शन का सही है, अलेक्जेंडर वेड्स ने कहा था कि एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक फॉर इट। जो राज्य स्थिति पैदा करते हैं वही अराजक होता है। तो अलेक्जेंडर वेड इसका सही आंसर था। 36वां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुंबई में 26/11 आतंकवादी हमला हुआ? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन कहिए या फिर, क्योंकि हम लोग इसको भूल नहीं सकते, हमारे देश के ऊपर आतंकवादी हमला 2008 के अंदर हुआ था, तो इसको हम भूल के भी नहीं भूल सकते। तो जिसका सही आंसर था इसका 2008 के अंदर 26/11 टेररिज्म हुआ था, आतंकवादी हमला। What was the objective of वंदे भारत मिशन? वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जो इसका उद्देश्य है, तो भारत के बाहर विवादग्रस्त भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना। अभी जो भारत के जो नागरिक फंस गए थे, अभी जो उस टाइम अभी शायद सीरिया वीरिया के अंदर, शायद मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन अभी भारत के जो नागरिक विदेश के अंदर अभी किसी राष्ट्र से हमारा तो युद्ध नहीं हुआ था, उनके आपस में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी उस देश के अंदर। तो अफ्रीकन स्टेट था, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो वहाँ से भारत के जो फंस गए थे नागरिक, उनको वहाँ से लेके आना था। तो भारत सरकार के जो एयर डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक मिशन के तहत इनको लेके आए थे। तो उसको भारत के बाहर विवादग्रस्त नागरिकों को सुरक्षित लाना, वापस लाना, ये वंदे भारत मिशन का कार्य था।
तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मुझको बताएं इसका। व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेटेड इन नेम समिट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम? तो नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो भारत का संस्थापक सदस्य आप जानते ही हैं, और इसके अंदर जो इसका पहला जो पार्टिसिपेशन हुआ था बेलग्रेड के अंदर 1961 के अंदर हुआ था, 1961 के अंदर, और भारत का तो संस्थापक सदस्य था, तो पहली बार तो पार्टिसिपेट हुआ तो भारत पार्टिसिपेट करेगा ही। और ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसकी शुरुआत टीटो, मार्शल और मिस्र के घाना इन सब ने करके मिलकर करी थी, और नेहरू जी ने मिलकर करी थी, तो ये याद रखें आप। तो 1961 के अंदर इसका पहला सम्मेलन हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की गई? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी एक्ट 1900 माफ कीजिएगा 2014 के अंदर एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने जो ईस्ट ईस्ट पॉलिसी थी उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तौर पे उसको कार्यान्वयन करने का काम किया है। तो 2014 के अंदर ये पॉलिसी आई है नरेंद्र मोदी शासन के तहत। 40वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेनिन द्वारा लिखी गई? तो लेनिन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसको बताना था इसके अंदर, तो इसको क्रम से सजाना था। तो इसका जो पहला और बी था, व्हाट इज टू बी डन एंड स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये दोनों पुस्तक लेनिन के द्वारा लिखी गई थी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 41वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किन संकल्पनाओं के साथ जे एफ लोटियार्ड संबंधित हैं? तो जे एफ लोटियार्ड जो संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट जे एफ लोटियार्ड, ये एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है, तो ये किसके साथ जुड़े हुए हैं हमें बताना था। तो ये जुड़े हुए थे भाषाई खेल के साथ, ज्ञान आधारित प्रतिवेदन के साथ, और संप्रेक्षात्मक पारदर्शिता। तो इंग्लिश में देख लेते हैं हम इसको एक बार, लैंग्वेज गेम, ए रिपोर्ट ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी। तो इसका ए बी डी सही था, तो ए बी डी यानी इसका सेकंड ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन हॉब्स के दर्शन से संबंधित है? तो जो हॉब्स के दर्शन से संबंधित है इसमें बताना था कौन सा हॉब्स के दर्शन से संबंधित है। तो हॉब्स के दर्शन में मानवीय इच्छा के कुछ आध्यात्मिक एवं इंद्रियातीत समावेश नहीं होता, तो ये बात उन्होंने कही थी। और जीवन स्वयं में गति है, तो ये बात भी उन्होंने कही है। लेकिन जो ये मन की स्थायी शांति की बात उन्होंने कही है, महानतम शुभ की बात उन्होंने नहीं करी है। तो पहला ए और सी इनका सही ऑप्शन था। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था। 43वां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किसका प्रयोग सीवी मैकफर्सन द्वारा नहीं किया गया? तो सीवी मैकफर्सन के द्वारा तो नहीं किया गया था प्रयोग, वो क्या नहीं किया गया है। तो इन्होंने सहचारी क्षमता की बात की गई है, और इन्होंने ये चीज़ें नहीं बात की है, सहचारी क्षमता की इन्होंने बात करी है, और इन सब की बात उन्होंने नहीं करी है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 44वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया लेवल, आप देख सकते हैं। तो 44वां क्वेश्चन, विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो विवेकानंद जी के संदर्भ में कौन सा सही है बताना था। तो आइए देख लेते हैं। वर्ष 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को प्रारंभ किया, तो ये बात सही है। विवेकानंद ने हिमालय में आद्यता आश्रम की स्थापना की, ये बात भी सही है। विवेकानंद ने ये बात गलत है, 1918 में विवेकानंद ने वर्ष 1918 में राजद्रोह समिति रिपोर्ट स्वीकार की, तो ये बात गलत है, बाकी ये भी सही था उनका। तो इसका पहला ए बी डी इसका सही था ऑप्शन। 45वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, आप देख सकते हैं आप कितना थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है लेवल। तो तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो इसके अंदर सही है बताना था। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको उसका बताता हूँ। तो जो उन्होंने बात करी थी, तिलक का मानना था कि भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें भारतीय जनमानस की भावनाओं एवं संवेगों में निहित होनी चाहिए, तो ये बात उन्होंने कही थी। तिलक ने अली बंधुओं की मुक्ति के लिए कांग्रेस में प्रस्तावित किया था, ये भी किया था उन्होंने। तिलक के अनुसार स्वराज एक नैतिक आवश्यकता थी, तो ये बात उन्होंने नहीं करी। स्वराज की अवधारणा आप जानते हैं इनके साथ जुड़ी हुई है, गांधी जी के साथ जुड़ी हुई है, तो ये सही नहीं था। तिलक ने पूना न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना का विरोध किया था, तो ये बात भी सही है, क्योंकि वो भारतीय शिक्षा को बढ़ाना चाहते थे आगे। और जो लास्ट था, तिलक ने लिखा कि स्वराज की आधारशिला है, ना कि हमारी भविष्यगत समृद्धि का चमत्कृष्ट, तो ये बात भी उन्होंने कही थी। और स्वराज की जो अवधारणा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इनकी बहुत फेमस कोटेशन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाके रहेंगे, तो ये इनका बहुत फेमस कोटेशन था, तो ये भी आप याद रखें। और ये मराठा और केसरी के साथ जुड़े हुए हैं, पत्रिका के साथ, ये भी आप याद रखें। 46वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है,
गैल्वन आलमंड ने दलीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया? तो दलीय प्रणाली को इन्होंने किन श्रेणी के अंदर वर्गीकृत किया है, तो इसके अंदर बताना था हमें। तो इन्होंने इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा ये। तो इन्होंने जो बात करी थी दलीय प्रणाली के संदर्भ में, तो उन्होंने अथॉरिटेटिव पार्टी की बात करी थी इन्होंने, और डोमिनेंट नॉन अथॉरिटेरियन पार्टी सिस्टम की बात करी थी उन्होंने, और कंपेटेटिव टू पार्टी सिस्टम की बात करी है। नॉन कंपेटेटिव पार्टी सिस्टम की उन्होंने बात नहीं करी है, और कंपेटेटिव मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करी है। तो आप इनको देख लिए गैल्वन आलमंड को, और इन्होंने कल्चर के ऊपर बहुत कार्य किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन था ABCE, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। 47वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, देख लेते हैं 47वां क्वेश्चन। तो संविधान सभा की रचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा की जो संरचना है, 47वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देख लेते हैं इसको। तो प्रत्येक रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी, तो ये बात सही है, क्योंकि रियासत को जनसंख्या के अनुपात में ही सीटें आवंटित की गई थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत के लिए आवंटित सीटें मुस्लिम एवं सिखों तथा अन्य साधारण जनसंख्या के मध्य विभाजित की गई थी, तो ये बात भी सही है। अन्य समुदाय के लिए आवंटित की गई सीटों को प्रांतीय विधानसभा के समुदाय के सदस्य के द्वारा निर्वाचित होना था, तो ये बात भी सही है। उपयुक्त प्रक्रिया में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के साधनों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले तरीके का पालन का अनुगमन किया जाना था, तो ये बात भी सही है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन था ABCD, तो ये ऑप्शन सही था। तो इसका जो सही आंसर था फोर्थ ऑप्शन सही था। 48 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन सूचनाओं को बिना किसी अपवाद के सूचना के अधिकार अधिनियम RTI से छूट पर्याप्त है? तो RTI से छूट किसको पर्याप्त है? तो इसको बताना था हमें। वैसी सूचना जो सरकारी विभागों के वित्तीय जवाबदारी को संवर्धित करती है, तो इससे छूट पर्याप्त है इनको। कैबिनेट बैठक के विचार विमर्श से संबंधित सूचना, ये भी छूट पर्याप्त है RTI के तहत। तो ये पूछा गया RTI के तहत कौन सी छूट पर्याप्त है, तो देख लेते हैं। वैसी सूचना जो कि जांच प्रक्रिया में आबाद उत्पन्न करती है, तो इससे भी छूट है। जजों की नियुक्ति संबंधित न्यायिक प्रलेख रिकॉर्ड, तो इससे भी छूट पर्याप्त है। तो इसका चारों ऑप्शन सही था कि किस किस को छूट पर्याप्त है, तो ABCD इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 49 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ है? तो भाषा के आधार पे किस राज्य का गठन हुआ है, हमें ये बताना था। तो आइए देख लेते हैं। हरियाणा का हुआ था, हरियाणा का विवाद था पंजाब के साथ भाषा के आधार पर, तो उनका हुआ था। आंध्र प्रदेश का हुआ है, आप जानते ही हैं, भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश ही था। महाराष्ट्र का हुआ है, महाराष्ट्र का विवाद था गुजरात के साथ, तो गुजरात के साथ इनको अलग किया गया था 1960 के अंदर, तो ये भी एक विवाद था। लेकिन नागालैंड नहीं है और मध्य प्रदेश नहीं है, तो ABC इसका सही ऑप्शन था। तो जो इसका सही आंसर है, भाषा के आधार पर गठन हुआ है हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का गठन गुजरात से 1960 के दशक में हुआ था। आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ था, और हरियाणा का विवाद था पंजाब के साथ, तो भाषा के आधार पर, तो इसका गठन भी हुआ था भाषा के आधार पर। तो इसका सही ऑप्शन था ABC। 50वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, GST की परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो GST की परिषद में जो शामिल है, तो आगे देख लेते हैं GST की परिषद में कौन कौन शामिल है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री तो होते ही हैं, ये बात सही है। और भारत के प्रधानमंत्री, GST की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री का रोल नहीं है इसके अंदर, ये याद रखें, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये, तो इसके अंदर रोल नहीं है इनका। राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री ये भी होते हैं। वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य द्वारा बनाए गए नामित कोई अन्य मंत्री, तो ये भी होते हैं। लेकिन भारत सरकार के वित्त सचिव, तो एक बार देख लेता हूँ मैं इसका आंसर क्या है। 50 क्वेश्चन है, 50 का जो सही आंसर की के अंदर जो दिया गया है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, यानी ACD। तो ACD तो इसका तो सही है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री ये भी होते हैं। वित्त या कराधान के प्रभारी या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री, तो यही 3 शामिल होते हैं। भारत के वित्त सचिव भी शामिल नहीं होते इसके अंदर, तो ना प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, तो इसका ACD ऑप्शन सही था। 51वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, देख लेते हैं 51वें क्वेश्चन को। तो 51वें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, नवलोक प्रशासन निम्नलिखित में से कौन सा विरोधी उद्देश्य है? तो नवलोक प्रशासन का कौन सा विरोधी उद्देश्य है? तो इसके अंदर जो बताया गया था
एंटी पॉजिटिज्म, एंटी टेक्निकल, एंटी हायरार्किकल, एंटी वैल्यू नहीं है इसके अंदर, मूल्य विरोधी नहीं है, बाकी सारे के सारे इसके अंदर है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन सही था, ये सभी इसके उद्देश्य हैं नवलोक प्रशासन के, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। 52वां क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की परियोजना नहीं है? तो भारत सरकार की इसमें से कौन सी परियोजना नहीं है बताना था। तो जो इसके अंदर जो इसकी परियोजना नहीं है, तो जो सागर है, सागर इसकी परियोजना नहीं है, दर्पण है, प्रगति है, जीवन प्रमाण है, भारत सरकार की परियोजना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की परियोजना नहीं है? तो ये दर्पण नहीं है, प्रगति नहीं है, जीवन प्रमाण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नहीं है, माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी पढ़ने में वो हो गई। तो इसमें से कौन सी परियोजना नहीं है, तो इसके अंदर आंसर जो ऑफिशियल आंसर की के अंदर दिया गया है, तो इसका 511, तो यानी इसका थर्ड ऑप्शन नहीं है, सागर नहीं है, बाकी ये सारी इसकी परियोजनाएं हैं भारत सरकार की। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देने और उसे बनाए रखने से संबंधित है? कौन सा संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देने और उसे बनाए रखने से संबंधित है? तो जो इससे संबंधित है वो सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद का आप जानते हैं कार्य जो मुख्य तौर पे है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है, जिसके अंदर वीटो शक्ति भी आप देखते हैं जो 5 राष्ट्रों के पास पर्याप्त है। तो सबसे पहले तो यह होगा इसका सुरक्षा परिषद। महासचिव भी है, महासभा भी है, लेकिन जो ये जो आर्थिक और सामाजिक राष्ट्रीय परिषद है, इसका कार्य विश्व के बीच सामाजिकता लाना और सांस्कृतिक कल्चर वैल्यू को बढ़ाना ये कार्य है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधित नहीं है। तो इसका ABC सही ऑप्शन था, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही था। 54वां क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है, एल रिचर्डसन की पुस्तक स्टैटिकल्स ऑफ डेडली क्वेरल्स 1960, तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का था क्वेश्चन, तो मैं इसका एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ मैं आपको। तो जो इसका सही था वो थर्ड ऑप्शन सही था, तो आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का था, ऐसे क्वेश्चन को हम हंस के आगे बढ़ सकते हैं, मैंने भी पहली बार देखा ऐसा क्वेश्चन, तो इसको आगे बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन से संस्था वाशिंगटन सर्वसम्मति के भाग हैं? तो जो वाशिंगटन सर्वसम्मति हुआ था उसका भाग कौन कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, विश्व बैंक था और US ट्रेजरी कोषा विभाग। जो WTO था ये नहीं था, वाशिंगटन सर्वसम्मति का भाग WTO नहीं था, किसी और से संबंधित है, गेट से संबंधित आप जानते हैं, और इसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई है। वाशिंगटन सर्वसम्मति से जुड़े हुए थे वो थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड US ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो इसका सही आंसर था A, B और D। A, B, D इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भारतीय परमाणु सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका मैं एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 का भारतीय परमाणु सिद्धांत से संबंधित क्या क्या है? तो भारतीय परमाणु सिद्धांत से संबंधित है, भारतीय परमाणु सिद्धांत का उद्देश्य एक विश्व स्तरीय न्यूनतम तनाव निवारक डिटरेंस निर्मित एवं उसे बनाए रखना है। तो ये बात सही है। परमाणु कमांड अथॉरिटी एकमात्र निकाय है जो कि परमाणु हथियारों का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है। तो ये बात भी सही है। भारतीय परमाणु सिद्धांत गैर परमाणु हथियारों वाले राष्ट्रों के खिलाफ परमाणु हथियार के उपयोग को स्वीकृति नहीं देता है। तो ये बात भी सही है। भारत का प्रधानमंत्री परमाणु हथियार के प्रयोग हेतु आदेश जारी कर सकता है। तो ये बात गलत है, बाकी ये सारी सही है। तो ABC इसका सही ऑप्शन था। तो जिसका सही ऑप्शन है ABC, क्योंकि इसमें कैबिनेट की भी सलाह नहीं पड़ती है और राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होती है, तभी जाके होता है ये कार्य। तो ये प्रधानमंत्री की इसके अंदर कोई अकेले की पावर इसके ऊपर नहीं मानी जाती है। तो जो इसका सही ऑप्शन था मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 57 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित ये असर्शन और रीजनिंग से यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन, आप देख सकते हैं असर्शन और रीजनिंग से संबंधित है क्वेश्चन। तो देखभाल का नीतिशास्त्र एक नैतिक उपागम है जो न्याय का विरोधाभासी है, क्योंकि व्यक्ति समानता अपनी पूर्व धारणा को न्याय संगत ठहराने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करता था। थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का था ये, आप देख सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर दिया गया है आंसर की के तहत, इसको A और R दोनों सही है और R की सही व्याख्या है ये माना गया था। तो इसका पहले ऑप्शन सही था।
58 क्वेश्चन जो किस प्रकार है, ये भी एसेशन और रीजनिंग संबंधित था, तो देख लेते हैं इसको। सभी के लिए न्याय की अवधारणा समानता से सुसंगत है, तो सही बात है, न्याय की जो अवधारणा है वो समानता से सुसंगत है। न्याय हेतु सकारात्मक स्वतंत्रता आवश्यकता होती है, न्याय हेतु सकारात्मक स्वतंत्रता आवश्यक होती है, तो ये कहीं ना कहीं बात सही है। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर की के अंदर जो आंसर दिया गया है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही था। 59 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, 59 क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्याग्रह में यहाँ तक कि विरोधी को भी क्षति पहुंचाने का विचार बिल्कुल भी नहीं था, तो ये बात सही है, क्षति नहीं पहुंचानी है विरोधियों को, सत्याग्रह के अंदर ये बात कही गई थी। निष्क्रिय प्रतिरोध में दूसरे पक्ष को क्षति पहुंचाने का विचार सदैव नहीं था, तो ये बात भी सही है। तो जो पैसिव रेसिस्टेंट था उसके अंदर दूसरों को क्षति पहुंचाने की बात कही गई थी, लेकिन सत्याग्रह के अंदर बताया गया था कि अपने आप को कष्ट देना है और सामने वाले का हृदय परिवर्तन करना है, तो ये बात कही गई थी। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 60वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, सत्ता बिना शर्त संवेदन रहित अनुसरण करने की मांग करती है, इसलिए दूसरों के निर्णय में भिन्नता का वातावरण उत्तरदायित्व, अभित्याग और अविवेकी विश्वास उत्पन्न कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफिकल्ट है क्वेश्चन है ये। और सत्ता तर्क एवं आलोचनात्मक बौद्धिक समझ के प्रति खतरा है, तो ये बात सही है, आर ए दोनों की सही है और आर ए की सही व्याख्या, तो पहला ऑप्शन इसका सही था। 61वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों में एमडीजी के केंद्रीय मुद्दे हैं, तो एमडीजी के केंद्रीय मुद्दे, ये बात सही है। एमडीजी के 8 लक्ष्यों में से 3 लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित थे, तो ये बात भी सही है। और ये एमडीजी और एसडीजी हो गया, इनको आप देख के जाएं। एमडीजी था जो सन 2000 से 2015 के अंदर, इसके अंदर 8 लक्ष्य रखे गए थे। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके अंदर 17 विषय रखे गए थे, और कौन कौन से विषय हैं ये भी आप देख के जाएं, क्योंकि पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम, तो आप इसको देख के जाएं एग्जाम के अंदर। 62वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद द्विध्रुवीय प्रणाली में एक ध्रुवीय प्रणाली परिवर्तन तीव्र गति से हुआ, तो ये बात सही है। जो शीत युद्ध जब खत्म हुआ तो उसके बाद एक ध्रुवीय प्रणाली का वर्चस्व आया विश्व व्यवस्था के अंदर, जिसके अंदर अमेरिका मुख्य रूप से उभर कर आया। पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप में सोवियत संघ का पतन तथा इसके बाद स्वयं यूएसएसआर का समापन एक ध्रुवीय प्रणाली में परिवर्तन के कारण, तो ये बात सही है। तो ए और दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से, ये भी एसेशन और रीजनिंग से संबंधित था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक अधिक प्रभुत्वशाली शक्ति राष्ट्र बन गया, तो ये बात सही है, क्योंकि जो द्वितीय विश्व के राज जो यूके यूएस थे वो युद्ध के कारण काफ़ी ज़्यादा पंगु हो चुके थे, अर्थव्यवस्था उनकी कमज़ोर हो चुकी थी, इसके कारण ये विश्व पटल पर यूएस से अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकतर साम्राज्यवादी शक्तियों का पतन हो गया, तो ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। 64वां क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, अब स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आने लग गए हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने अपना स्नातक कोर्स सौर प्रबंधन हीगल पर लिखा था, तो ये हीगल पे तो नहीं किया था उन्होंने, जितना मुझे याद है। तो इसका ये मैं एक बार देख लेता हूँ। तो इसका पहला ही ऑप्शन गलत है। समाजवादी समाज में किसी के भी पास कार्यकल्पों का कोई एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता, तो ये बात सही है, क्योंकि ये सामाजिक चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ए असत्य है और सेकंड सत्य है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 65वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं इसको। पेरियार का प्रमुख लक्ष्य जाति व्यवस्था का उन्मूलन था, जिसे उन्होंने मानव सभ्यता एवं आत्मसम्मान के सिद्धांत के विरुद्ध पाया। तो पेरियार ने इसके ऊपर बहुत कार्य किया, तो ये बात सही है। उनका कार्य था कि जाति का उन्मूलन करा जाना चाहिए। और एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि उनके साथ कब भेदभाव हुआ था जाति से रिलेटेड, तो ये बनारस के अंदर काशी में गए थे यात्रा करने, तो उनके साथ भेदभाव हुआ था वहाँ पे, तो इसके बाद से ही वो जाति के प्रति बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो गए थे, और उन्होंने इसके काफ़ी सारे आंदोलन किए, वैक्कम सत्याग्रह किया, आत्मसम्मान आंदोलन किया, तो इनका पहला सही है। और पेरियार से रिलेटेड आजकल एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको पढ़ के जरूर जाएं। पेरियार का दृढ़ विश्वास था कि हिंसा के बगैर क्रांतियां लोगों को वास्तविक एवं स्थायी कल्याण सुनिश्चित करती है, तो ये बात भी सही है। तो ए आर दोनों सही था, इसका पहला और दूसरा सही है। 66वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, नव दक्षिणपंथ राज्य की शक्तियों के संभावित प्रयोग को सीमित करके लोकतंत्र के विरुद्ध उदारवाद के अभिप्राय को
संवर्धित करने से संबंधित है। नव दक्षिणपंथ राज्य की शक्तियों के संभावित प्रयोग को सीमित करके लोकतंत्र के विरुद्ध उदारवाद के अभिप्राय को संवर्धित करने से संबंधित है। तो जो इसके अंदर बात की गई है, ये जो मैं इसका आंसर एग्जैक्ट देख पा रहा हूँ, इसके अंदर दोनों को गलत बताया गया था। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है, ये दोनों ही गलत बताए गए हैं इसके अंदर। तो इसका थोड़ा डिफिकल्ट भी है क्वेश्चन, तो ये दोनों ही गलत था। 67 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, विधि के समक्ष समानता भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती। तो विधि के समक्ष समानता, तो विधि के लिए समक्ष समानता तो सब इसके संदर्भ में सब समान ही है। हम एक बार देख लेते हैं इसका 67 जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर की में एग्जैक्ट आंसर दिया गया 572, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन सही गया है, ए गलत है और सेकंड सही है। भारत के राष्ट्रपति संविधान के अंतर्गत विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति संविधान के अंतर्गत विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं, तो ये बात सही है। लेकिन विधि के समक्ष समानता सभी के ऊपर लागू है, तो इसका पहला ऑप्शन गलत था, बाकी सेकंड ऑप्शन सही था। 68 क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो आइए देख लेते हैं। मंडल आयोग रिपोर्ट समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की योजना थी। मंडल आयोग रिपोर्ट समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के सकारात्मक कार्रवाई की योजना थी। एक बार देख लेता हूँ 68 क्वेश्चन जो किया है, तो ये बात सही था। और मंडल आयोग रिपोर्ट वर्ष 1979 में भारत सरकार के समक्ष, तो ये 89 में प्रस्तुत की गई थी, ना कि 79 में। तो इसका जो पहला ही ऑप्शन सही था, फर्स्ट सही था और दूसरा असत्य है। भारत के संघवाद के रूप में तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संघवाद के रूप में व्युत्पन्न या हर्षित रूप से अपेक्षा एक मौलिक रूप में सर्वोत्तम ढंग से समझा जाता है, तो ये बात सही है। भारत में पूर्व की रूपरेखा के अनुपालन के बजाय संघवाद के अपने संवैधानिक व्यवहार को परिभाषित किया, तो ये बात भी सही है। तो ए और दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। माफ कीजिएगा, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो ए और दोनों सही है इसका। 17वां क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है, ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो अलेक्जेंडर वेट ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता के 3 प्रकार की पहचान करी। तो अलेक्जेंडर वेट ने अराजकता की 3 प्रणाली की, ये बात सही है। अलेक्जेंडर वेट एक आदर्शवादी, तो ये आदर्शवादी विचारक नहीं थे, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से जुड़े हुए थे। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही था, तो इसका एक ऑप्शन सही है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, माफ कीजिएगा, इनका पहला स्टेटमेंट सही है बस। 71वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, वैश्विकवादियों की मूल अभिधारणा यह है कि वैश्वीकरण सैद्धांतिक रूप से सभी के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के विकल्प में वृद्धि करता है। तो सही बात है, जो वैश्विक स्तर पर सैद्धांतिक रूप से जो उपभोक्ता, जैसे हम देखते हैं पहले बिस्कुट होता था, वो कई ब्रांड के आ चुके हैं, तो ये हमारे सामने कई विकल्पों की प्रस्तुति कर रहा है जो वैश्वीकरण है। जैसे आप देखते हैं अभी बिस्कुट है, कई पार्ले जी बिस्कुट हो गया, बटर डिलाइट हो गया, या अलग अलग ब्रांड हो गए, अलग अलक ब्रांड के बिस्कुट हमारे पास आते हैं। तो ये वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है कि अलग अलग ब्रांड के कॉम्पिटिशन के कारण आए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही था। वैश्विकवादियों का मानना है कि वैश्वीकरण धनिकों का पक्षधर है, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका सही था और दूसरा ऑप्शन इसका गलत था। ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आइए मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। तो मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हमें आने ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और हमारे लिए एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं। तो आइए इनको देखते हैं। तो पहला मैचिंग था जो कि इसको देख लेते हैं। हिस्ट्री इज ए ग्रे वार्ड ऑफ एस्टोक्रेसी, तो ये विल्फ्रेड पेरेटो ने कहा था ये बात। और आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के साथ जुड़े हुए हैं रॉबर्ट मिशेल जुड़े हुए हैं। ब्यूरोक्रेटिक रैशनलिटी के साथ जुड़े हुए हैं मैक्स वेबर, और डेमोक्रेटिक इलिटिज्म के साथ जुड़े हुए हैं जोसेफ शुम्पेटर। तो इसका इस प्रकार से मैचिंग था। हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। इतिहास अभिजन तंत्र की कब्र ग्रह, तो ये बात करिए पेरेटो ने। अल्पतंत्र का लोहा नियम रॉबर्ट मिशेल ने। नौकरशाही की तर्क संगति की बात करिए मैक्स वेबर ने। लोकतंत्र की अभिजात्यवाद की बात करिए जोसेफ शुम्पेटर ने। तो इस प्रकार से इसका मेल था। 73वां क्वेश्चन है, 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साइलेंट स्प्रिंग के साथ जुड़े हैं रचल कार्सन, इन्होंने पर्यावरण के ऊपर बहुत काम किया है। ये सारे कहीं ना कहीं पर्यावरणवादी थिंकर हैं। तो
और बी का था डीप इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी आर्ने नॉर्स जुड़े हुए हैं, नाइक्स जुड़े हुए हैं, और ट्रेजिडी ऑफ कॉमेट गैरेड हाइड्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं, इमेजिनेटिव कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं बी एंडरसन, इन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर कार्य किया था। 74वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, तो ये भी मैचिंग से रिलेटेड है। तो आइए देख लेते हैं। स्टेट एज ए क्लास बात करी है मैकावली और हॉब्स ने। स्टेट एज ए क्लास की बात करी है, स्टेट एज ए क्लास की मार्क्स और लेनिन ने बात करी है स्टेट एज ए क्लास की। और स्टेट एज ए एथनिक लाइफ की रूसो और हिगल ने। स्टेट एज ए पावर की बात करी है, स्टेट एज ए पावर की बात करिए मैकावली और हॉब्स ने। आप जानते हैं मैकावली हॉब्स जो है शक्तिवादी विचारक हैं। और मिनिमल स्टेट की बात करिए हैक और नॉजिक ने। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो हिंदी में देख लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। तो न्यूनतम राज्य की बात करिए हैक और नॉजिक ने, शक्ति के रूप में राज्य की बात करिए मैकावली और हॉब्स ने, वर्ग के रूप में राज्य की बात करी है, वर्ग के रूप में जो राज्य की बात करी है, नैतिक रूप में राज्य की जो बात करी है वो बात करी है रूसो और हिगल ने। एक मिनट, नैतिक रूप में राज्य की बात करी है रूसो और हिगल ने, और वर्ग के रूप में बात करी है मार्क्स और लेनिन। तो इस प्रकार से इसका मेल था। 75वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, ये मैचिंग से रिलेटेड था। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो हिंद स्वराज आप जानते हैं, हिंद स्वराज हमारी गांधी जी ने पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने, और हु वाज सुंदरा लिखी है बाला साहब ठाकरे जी ने। माफ कीजिएगा, जो हु वाज सुंदरा लिखी है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी हु वाज सुंदरा इन्होंने लिखी है। तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं। हिंद स्वराज लिखी है गांधी जी ने, गांधी जी जुड़े हुए हैं हिंद स्वराज के साथ, हु वाज सुंदरा के साथ जुड़े हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा है नेहरू जी, और गीता रहस्य के साथ जुड़ा है बाल गंगाधर तिलक जी। तो इस प्रकार से इसका मेल था। 76वां क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग से रिलेटेड था। तो आइए इसको देख लेते हैं। एक को हमें दो के साथ मिलाना था कि कौन से सिद्धांतकार किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। सैटोरी जुड़े हुए हैं, सैटोरी जो जुड़े हुए हैं डेमोप्रोटेक्स और डेमो पावर के साथ जुड़े हुए हैं। मॉरिस जुड़े हुए हैं जीवन की सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता के साथ। हायाक जुड़े हुए हैं कैटालैक्सी के साथ, और पॉपर जुड़े हैं मिथ्याकरण के सिद्धांत के साथ। तो इस प्रकार से इसका मेल था। 77वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, ये भी मैचिंग से रिलेटेड था। तो आइए इसको देख लेते हैं कि कौन से थिंकर किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो विनियोग विधेयक के साथ जुड़े हुए हैं। 3 प्रकार के व्यय संबंधित से होता है। विनियोग जो विधेयक होता है वो 3 प्रकार के जो हमारे व्यय होते हैं उससे संबंधित होता है। प्रत्यानुदान जो है वो जुड़ा हुआ है। तो आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यपालिका को वित्तीय अनुदान प्रदान करना, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। प्रभारित व्यय जो जुड़ा हुआ है वो संचित निधि से गैर मतदेय व्यय के साथ जुड़ा हुआ है। और जो लेखा अनुदान जुड़ा हुआ है केंद्र सरकार के अग्रिम रूप से अनुदान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आप देख लें। तो इस प्रकार से इसका मेल था, सामने था। तो इसका इस प्रकार से मैचिंग था। 78वां क्वेश्चन है, 78वां क्वेश्चन माफ कीजिएगा, 78वां क्वेश्चन भी ये भी मैचिंग से रिलेटेड था। तो ये कौन से सिद्धांतकार किसके साथ जुड़े हुए थे, इसके अंदर हमें ये मैचिंग करना था। तो आइए देख लेते हैं इसको। वोट बैंक की संकल्पना के साथ जुड़े हुए हैं मंगू राम मंगोवालिया जो जुड़े हुए हैं वो वोट बैंक की संकल्पना के साथ। एक मिनट में इसको देख लेते हैं एक बार दोबारा। क्वेश्चन आईडी 78 नंबर क्वेश्चन है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है, तो माफ कीजिएगा, वोट बैंक की संकल्पना के साथ जुड़े हैं एम एन शिवनाथन, इन्होंने संस्कृति की अवधारणा भी दी है, संस्कृताइजेशन की अवधारणा भी इनके साथ जुड़ी हुई है। श्री नारायण धर्म परिपालन योगनम दिए जुड़े हुए राजगुरु नारायण गुरु जी जुड़े हुए हैं। आद धर्म के साथ जुड़े हुए हैं मंगू राम मंगोवालिया जी जुड़े हुए हैं। आद सम्मान आंदोलन के साथ जुड़े हैं रामास्वामी न्यायकर। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था। 79 क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है, इसको भी हमें मैचिंग ही करना था, कौन से थिंकर किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। एच साइमन जुड़े तो इसका थर्ड था एच साइमन, संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत निर्णय के साथ जुड़े हुए हैं। और
पीटर ड्रग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़े हुए हैं, पीटर ड्रकर, तो इसका सामान्य एवं विशिष्ट निर्णय के साथ जुड़े हुए हैं। सी आई बर्नार्ड जुड़े हुए हैं, सी आई बर्नार्ड। तो एक बार मैं इसको एग्जैक्ट देख लेता हूँ, एक बार, एक मिनट। 79 जो इसकी जो एग्जैक्ट आंसर की दी गई है, तो इसका 19वां यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही बताया गया है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। आप इसको मैचिंग कर सकते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। ये विभिन्न रिपोर्ट थी और किसके साथ कौन सी जुड़ी हुई है, तो ये बताना था हमें। 80 नंबर क्वेश्चन है ये, तो इसको देख लेते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या जुड़ा है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक गवर्नेंस पेंशन, ये इसके साथ जुड़ा है गुड गवर्नेंस के साथ, पहले का सेकंड था। स्वच्छ सर्वेक्षण क्लीनलीनेस इंडेक्स क्या जुड़ा हुआ है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, सेकंड इसका सही था। नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के साथ जो जुड़ा हुआ है वो वो जुड़ा हुआ है अपना एक नीति आयोग जुड़ा हुआ है नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के साथ। और स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ NFSA, तो इसके साथ जुड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड ऑफ पेंशन, तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो 81 क्वेश्चन है, ये भी जुड़ा हुआ है मैचिंग के साथ ही, तो इसको भी मैच करना था। तो आइए इसको देख लेते हैं। संघाई कॉपरेशन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो जुड़े हुए हैं 8 देश जुड़े हुए हैं, इसका सेकंड ऑप्शन सही था, 8 देश जुड़े हुए हैं संघाई कॉपरेशन के साथ। और आसियान के साथ जुड़े हुए हैं 10 देश जुड़े हुए हैं आसियान के साथ, सेकंड वाला, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। और अफ्रीकन यूनियन के साथ जानते हैं 55 देश जुड़े हुए हैं, 55 देश जुड़े हुए हैं अफ्रीकन यूनियन के साथ, और यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं 27 देश, तो इस प्रकार से इसका मैचिंग सेकंड ऑप्शन का सही था। 82 क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग से रिलेटेड था, तो मैं आपको इसका जो सही था मैं आपको बताता हूँ। 82 का जो सही ऑप्शन था 82, आप इसको मैचिंग कर लें तो इसका थर्ड उसका ऑप्शन सही था। ये पुस्तकों को हमें कालानुक्रम से सजाना था कि कौन सी पुस्तकें कौन सी पहले आई हैं और कौन सी बाद में आई हैं। 83वां क्वेश्चन था, तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर था ये मार्क्स की रिलेटेड पुस्तकें थी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था कि सबसे पहले आई थी होली फैमिली, फिर पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी आई थी सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आई थी क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और फोर्थ नंबर पे आई थी वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, तो इस प्रकार से ये आई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो ऑप्शन ID फोर्थ ऑप्शन का सही था। 84 नंबर क्वेश्चन था कि हीगल के अनुसार निरपेक्ष चेतना ईश्वर स्वयं को निम्नलिखित में से किस अनुक्रम से अभिव्यक्त करती है? तो जो इसका जो सही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही था कि जो सबसे पहले आता है सामान्य चेतना, फिर उसके बाद आत्मचेतना आती है, फिर उसके बाद विवेक आता है, और सबसे लास्ट में आता है स्वयं आत्म तत्व। तो ये इस प्रकार से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के अनुसार कालानुक्रम करना था हमें। तो जो इसका जो कानून कौन से वर्ष में कौन सी पुस्तकें आई थी, तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो एग्जैक्ट आंसर था। सबसे पहले जर्मन आइडियोलॉजी आई थी, फिर उसके बाद स्टेट एंड रेवोल्यूशन आई थी सेकंड नंबर पे, फिर आई थी पॉलिटिकल सिस्टम आई थी, फिर इसके बाद आई है ये द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और ये भी हमें इसका जो संविधान के उद्देशिका में जो उद्देशिका में जो क्रम अहम है उसको सही ढंग से इसके अंदर बताते हैं कौन सा क्रम किस प्रकार से इसका सही है। तो जिसका सही ऑप्शन था मैं बताता हूँ आपको। तो इसका सेकंड, सबसे पहले न्याय की बात की गई है उद्देशिका के अंदर, फिर उसके बाद स्वतंत्रता की बात की गई है, फिर उसके बाद समानता की, और सबसे लास्ट में बंधुत्व की। तो इसका जो सही ऑप्शन था सेकंड ऑप्शन सही था। 87वां क्वेश्चन था, इसको भी हमें कालानुक्रम लगाना था। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर की में जो सेकंड ऑप्शन है इसका ये ऑप्शन सही था। तो आप इसको मिला सकते हैं कौन सा कैसे आया था। 88 है, इसके अंदर द्वितीय प्रशासनिक आयोग की जो रिपोर्टें प्रस्तुत करी है उसके संदर्भ में बताना था कि कौन सी रिपोर्ट कब आई है। तो इसका डी ऑप्शन, सबसे पहले संकट प्रावधान, फिर उसके बाद शासन में नीति शास्त्र नैतिकता, उसके बाद लोक व्यवस्था, फिर उसके बाद स्थानीय शासन। ये इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही था।
89 को भी हमें इसके अंदर कालानुक्रम करना था कि कौन सी पॉलिसी पहले आई है और फिर बाद में आई है। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, आप तो इसको मैचिंग कर सकते हैं। ये भी इस प्रकार से था कि महासचिवों का कार्यकाल, कौन सा कार्यकाल पहले है और कौन सा बाद में है महासचिवों का, तो इसके अंदर बताना था हमें। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था, ए बी डी। सबसे पहले डैम हेम्स्टोल्ड आए हैं, फिर उसके बाद आए हैं ऊथाउद, फिर जेवरिस पैराजिटी क्विलर आए हैं, फिर सबसे लास्ट में बर्टिस घानी आए हैं। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था। और ये हमारा जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन था, ये इस प्रकार था कि पूछा गया था। तो इसका जो मैं आपको एक बार आंसर किया, आपको देख के मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट का था, विकास के उदारवादी मॉडल के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता के निम्नलिखित में से कौन सी बात है। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, और जो एग्जैक्ट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ इसका। तो जो पहले का 91 का आंसर था, वो थर्ड ऑप्शन का सही था। तो 91 का थर्ड ऑप्शन सही था। 92 का जो सही आंसर था, 92 का जो सही आंसर था, वो इसका भी सेकंड ऑप्शन सही था। इसका सेकंड ऑप्शन सही था, उसका थर्ड ऑप्शन, इसका सेकंड ऑप्शन सही था। और 93 के अंदर जो सही है, 93 के अंदर 93 के अंदर जो सही आंसर है, वो आंसर ID 675 सही है। और 94 के अंदर, तो आप इसको देख लें, अगर किसी को इसकी PDF चाहिए हो मेरे साथ ग्रुप में जुड़ सकता है, मैं उसको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, इसके आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा, और जो ये क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर था 6 मार्च को, जो UGC नेट का जो हुआ था सेकंड शिफ्ट का, वो था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, और कुछ कमी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको आने वाली वीडियो के अंदर सुधार करने का प्रयास करूंगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आभार आप सभी का।